नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर की सीरीज़ ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 98वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। आज फिर से हम ठीक शाम 4 बजे आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो बहुत ही, मैं आपको बताऊं, स्पेशल हैं। बहुत ही अलग तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं एडवोकेट, टैक्सेशन एडवोकेट SN त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप जो है कुष्ठ रोगियों के ऊपर काम करते हैं। एक समाज वो है जो कि इन लोगों से बहुत दूरी बना के रखता है और एक आप हैं जो उनके बीच रहकर उनके साथ चाय भी पी लेते हैं, उनके साथ भोजन भी कर लेते हैं और उन लोगों के इलाज के लिए या उनकी लड़ाई के लिए या उनके अधिकारों को जो भी होती है उनको ज़रूरत, उन अधिकारों के प्रति आप उनके लिए काम करते हैं। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सर से अपना पहला सवाल करूंगा और उनसे जानेंगे कि वो कुष्ठ रोगियों के ऊपर किस तरह से काम करते हैं। तो त्यागी जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से हमने इंटरव्यू से पहले आपस में चर्चा की, तो ये जो कुष्ठ रोगी हैं हमारे फरीदाबाद में, हम पहले अपने फरीदाबाद को लेकर चलते हैं, तो हमारे फरीदाबाद में इनकी संख्या कितनी है, इनका आश्रम कहाँ है और इनको किस किस तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं? भैया एक बार बंद कर दियो पूरा जी, बंद कर दे जी। फरीदाबाद में संस्था भारत माता कुष्ठ आश्रम के नाम से है जी। इसमें फिलहाल 73 कुष्ठ बाधित लोग रहते हैं। अच्छा। पहले संख्या ज़्यादा थी, अब घटते गए हैं जी। और 60 परिवार हैं। 60 ही मकान है। ये ITI रोड गांधी कॉलोनी जी, सेक्टर 4 के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। जी, जी। इन लोगों की जो कुष्ठ बाधित हो चुके हैं, अब वो ठीक है, परंतु ये बीमारी कोई ना कोई ऐसा लक्षण उनके साथ छोड़ गई है जी। कि ये काम करने लायक नहीं है। अच्छा। अपनी रोजी रोटी कमाने में समर्थ नहीं है। तो इनको गवर्नमेंट पर और डोनर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है जी। इनके जो परिवार में बच्चे हैं तकरीबन सब शादीशुदा हैं। अच्छा। कम से कम 75% लोग शादीशुदा हैं जी। अगर घर में एक कुष्ठ बाधित है, उसने इलाज हुआ उसका 1980 में मल्टी ड्रग थेरेपी मेडिसिन ईजाद की गई। जी, जी। और उसका 6 महीने सेवन करने से एक आदमी कुष्ठ रोग से दूर हो जाता है। अच्छा। तो अब इन लोगों में कुष्ठ बीमारी नहीं है, परंतु कुष्ठ रोग के कारण समाज इनसे दूरी करता है। जी। ये बीमारी कॉन्टेजियस नहीं है। स्पर्श करने से या साथ बैठने से या साथ खाने पीने से बीमारी नहीं लगती, परंतु आम जनता की ये धारणा बनी हुई है जी कि ये छुआछूत का रोग है। जी। मैं बताना चाहूँगा आपको आज चौधरी साहब के चैनल के माध्यम से जी कि इनके एक परिवार में इनकी वाइफ स्वस्थ है और मान लिया लड़का है, लड़की है, वो स्वस्थ है जी। तो अगर ये छुआछूत का रोग हुआ होता तो वो सभी रोग कुष्ठ रोगी होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी समाज से अपील है कि इन लोगों के साथ दुर्भावना ना रखें और प्यार से, संयम से इनसे बातें करें, ताकि ये लोग, क्योंकि ये लोग भी हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, उनको भी जीने का अधिकार है, हमारे समाज के हिस्सा है। मौलिक अधिकार सभी को बराबर है। सभी को बराबर। वो सभी भारतीय नागरिक हैं जी। जो आम आदमी को अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो ही इन लोगों को भी, कुष्ठ बाधित लोगों को भी मौलिक अधिकार बराबर प्राप्त है। जी जी। तो इनसे मेरा फिर ये निवेदन है, अपील है कि इनके साथ प्यार से पेश आए। जी जी। त्यागी जी, इस कुष्ठ रोग के सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब किस तरह से इनको ये रोग लगता है, इसका कारण क्या होता है? वैसे कुष्ठ रोग ज़्यादातर भारतवर्ष के
साउथ प्रांत में होता है। जी। इन लोगों को पता नहीं लगता मुझे क्या बीमारी हुई है, पीला सफ़ेद दाग शरीर पर आ जाते हैं जी। खुजली शुरू हो जाती है जी। फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ इनको पता लगता है, डॉक्टर इनके टेस्ट वगैरह होते हैं, भाई आप कुछ से ग्रस्त हो चुके हैं और अब MDT मल्टी ड्रग थेरेपी जी। जो जिसका इजाद 1980 में हुआ, जो आदमी 6 महीने दवाई खा लेता है, जो कुछ रोग से एक बार पीड़ित हुआ, वो स्वस्थ ठीक हो जाता है जी। और हो सकता है उसके शरीर का कोई भी अंग भंग ना हो, वो काम करने लायक स्वस्थ लोगों के साथ बराबर हो जाता है। तो ये किस उम्र की में ये रोग होने लगता है या किस उम्र में आके इनको पता चलता है? ये बीमारी कोई ये जरूरी नहीं कि बचपन से आए, किसी को 10 साल के हो जाती है, किसी को 20 के हो जाती है, किसी को 25 के हो जाती है जी। तकरीबन इस एज में बीमारी आती है। और जब बीमारी आती है तो परिवार के समाज के जहाँ उनका परिवार रहता है लोगों को पता लगता है भाई इस घर में एक कुछ रोगी रहता है। समाज के लोग वहाँ से थोड़ा दूरियां पकड़ते हैं, भेदभाव करते हैं। जी जी जी। इसलिए ये लोग जो कुछ से ग्रसित हो जाते हैं बिना घर बताए चोरी से चुपके से घर से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, खुद ही बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। या कई बार घर वाले भी कह देते हैं भैया हम ठीक ठाक घर में रह लें, तुम्हारी सिस्टर भी हैं, दूसरे भाई भी हैं, ब्याह शादी भी करने हैं, कई बातें होती हैं समाज में। जी जी। तो फिर वो खुद ही किनारा कर जाते हैं वहां से। अरे तो हरियाणा में जितने भी कुछ जी बाधित लोग हैं जी, अब ये कुछ रोग नहीं है, कुछ बाधित हो गए जो कुछ रोग से ठीक हो चुके हैं। अच्छा। हरियाणा का इनमें एक भी आदमी नहीं है। तकरीबन 560 के करीब कुष्ठ बाधित लोग हरियाणा में निवास करते हैं। अच्छा। 18 कॉलोनियों में निवास करते हैं, 13 जिलों में ये कॉलोनियां हैं। परंतु इन 560 में हरियाणा प्रांत से एक भी आदमी नहीं है। अच्छा। ज्यादातर लोग ये साउथ से ही हैं। अच्छा। हरियाणा से नहीं है। तो सरकारी सुविधाएं भी इनको मिलती हैं? जैसे आपने बताया कि कॉलोनियों में रहते हैं, तो ये क्या सरकारी आश्रम है इनके या इनके ही ये घर होते हैं या इनको कोई संस्था संचालित करती है? हर आश्रम की एक अपनी सोसाइटी होती है। अच्छा। रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है। ठीक है। और कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनको हमने 80 इनकम टैक्स में 80 GB दिलाया हुआ है। अच्छा। एग्जम्पशन जी। कोई अगर वहाँ डोनेशन देगा जी, उसको 50% की छूट मिल जाएगी जी। इन आश्रम हरियाणा में मैंने पहले बताया कि 18 कॉलोनियां हैं। हरियाणा में एक सेमी गवर्नमेंट संस्था है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। अच्छा। जिसके चेयरमैन माननीय गवर्नर साहब होते हैं जी। 4 कॉलोनी हिंद कुष्ठ निवारण संघ द्वारा संचालित होती है जी। गवर्नमेंट द्वारा उनको मकान भी दिया हुआ है और उनकी बिजली पानी की भी सुविधा गवर्नमेंट ही करती है जी। बाकी 14 आश्रम 14 आश्रम को हरियाणा कुष्ठ महासंघ, जिसका कि मैं अध्यक्ष हूँ जी, और हरियाणा कुष्ठ महासंघ में केवल मात्र मैं सदस्य हूँ जी, बाकी सभी कुष्ठ बाधित लोग हैं। अरे वाह। ये तकरीबन हमारी 9 लोगों की कमेटी है जी। कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से, एक मैं केवल सदस्य हूँ। तो जो 14 आश्रम है उनकी देखभाल हरियाणा कुष्ठ महासंघ करता है। अच्छा। सरकार पहले इनको 400 रुपये प्रति माह राशन भत्ता देती थी प्रति व्यक्ति। अच्छा। हमने प्रयास किया, लंबा प्रयास चला हमारा जी। हम 2007 में सक्षम हो पाए कि 400 रुपये का हमने राशन भत्ता 600 रुपये कराया। अच्छा। परंतु उस टाइम केवल 5 कॉलोनी को राशन भत्ता मिलता था। 4 कॉलोनी वो थी जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ देखता है, 1 कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद देखती थी। अच्छा।
बाकी 13 आश्रम में जितने भी लोग थे वो सरकारी सुविधा से वंचित थे जी। मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी सरकार के साथ जी। नवंबर 2010 से सभी आश्रमों में सभी कुष्ठबाधितों को मैंने राशन भत्ता मंजूर कराया जी। सभी को 600 रुपये राशन भत्ता मिलना शुरू हुआ जी। फिर 3, 4, 5 साल बाद महंगाई बढ़ती जाती है। मैं प्रयास करता रहा। जनवरी 2016 से सभी को राशन भत्ता 600 से बढ़ के 1100 रुपये हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो 1100 रुपये राशन भत्ता इन लोगों को मिलना शुरू हुआ जी। इसके अलावा मेडिसिन इन लोगों को पैरामेडिकल का आदमी जाता है, इनकी ज़रूरत की दवाइयाँ इनके आश्रम में दे के आता है। अच्छा। 2010 में मेरी चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी जी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ। जी। मैंने ये व्यवस्था करा दी थी कि कोई भी आदमी जिसको हल्की बीमारी है हॉस्पिटल नहीं जाएगा, उनको दवाइयाँ सरकार वहीं मुहैया कराएगी। तो मेरी बात मान ली गई और तभी से पैरामेडिकल के आदमी जाते हैं, इनको दवाइयाँ देगा जाते हैं। अच्छा। हाँ, कोई ज़्यादा बीमारी हो फिर अस्पताल जाना पड़ता है। तो वो दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त होती है? दवाइयाँ सब मुफ्त होती हैं। अच्छा। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं। जी। जी। दूसरा, इनको कोई डिफॉर्मिटी, घाव वगैरह, कोई अंग भंग जी, अल्सर वगैरह कई तरह की बीमारी रहती हैं जिनको हर अल्टरनेट डेज में ड्रेसिंग करानी होती है। तो तकरीबन ये व्यवस्था हर कॉलोनी में होती है। जैसे कि फरीदाबाद में 2 डिस्पेंसरी हैं। अच्छा। एक डिस्पेंसरी तो एक्सक्लूसिवली ड्रेसिंग के लिए है। अच्छा। वो एनजीओ दिल्ली एनजीओ के माध्यम से अच्छा पिछले 30 साल से संचालित की जाती है। सारा फंड, दवाई वगैरह जो आदमी रहते हैं उनकी सैलरी सब वहाँ से आती है। हाँ। एक दूसरी जो डिस्पेंसरी है वो जनरल है, जनरल बीमारी के लिए है। वहाँ कोई भी आ सकता है, पोस्ट भी आए, साथ में कॉलोनी है जहाँ वो भी लोग आए। वो 10 रुपये लेते हैं वहाँ जी। डॉक्टर भी चेक करता है, दवाई भी देता है। अच्छा। तीसरा, इनको MCR फुटवेयर की जरूरत होती है, रबड़ के जूते होते हैं। अच्छा, इनके रबड़ के जूते होते हैं? चप्पल टाइप होते हैं वो। अच्छा। वो सब गवर्नमेंट देती है, हम रिक्वायरमेंट देते हैं। चप्पल के कारण क्या है, मतलब ये इनके पैरों में ना कहीं अंगड़ी डिफॉर्मेटाइज हो जाती है। अच्छा। तो ये जूते पहन नहीं सकते। ओके। इसलिए जिनको ज़्यादा जूते पहनते हैं लोग, जिनके को ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको फिर MCR फुटवेयर वो रबड़ के होते हैं वो मिलते हैं जी। वो गवर्नमेंट देती है। अच्छा। वो हम रिक्वायरमेंट में देते हैं यहाँ से, हर आश्रम में कितनी है जी, वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से वहाँ से आती हैं। बाकी ज़्यादातर जो पैसा वगैरह मिलता है इनको, राशन वगैरह मिलता है, ये समाज कल्याण विभाग देता है जी। और जो मेडिसिन है वो सिविल हॉस्पिटल से जाती है। जैसे अपने अभी कैसे? ये हाँ, सब सिविल हॉस्पिटल जाती है जी। अगर कहीं सरकारी विभाग द्वारा मेडिसिन में कोई कोताही होती है तो ये लोग मुझे बताते हैं, मैं चंडीगढ़ बात करता हूँ, फिर इनकी मेडिसिन वगैरह की सुविधा फिर शुरू हो जाती है। अब राशन की बात करते हैं। जो राशन मनी इनको मिलती है 1100 रुपये, अप्रैल 2019 से 13 कॉलोनियों को राशन नहीं मिला। इसकी हम डिमांड करते हैं, हम इनको लिस्ट देते हैं, एक प्रपोजल देते हैं। ईयरली में प्रपोजल देता हूँ बना के, पहले सब लोगों से लिस्ट लेता हूँ क्योंकि आदमी हर साल घटते रहते हैं। तो हमें 19-20 का राशन नहीं मिला, फिर हमें कहेगा 20-21 की और प्रपोजल वो भेज दी। 2 साल से हमें कोई राशन नहीं मिला। अच्छा। जबकि जो 5 आश्रम दूसरे हैं, 4 आश्रम हिंद कुश निवारण संघ देखता है, 1 आश्रम डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी देखती है, उनको 19-20 का राशन दे दिया गया। अच्छा। क्योंकि वो माननीय गवर्नर महोदय के उसके अध्यक्ष हैं सोसाइटी के। 13 आश्रमों को नहीं दिया, 5 को दे दिया गया। परंतु 20-21 अप्रैल 20 से आगे किसी को राशन नहीं मिला। जी। सरकार का कहना है कि
हमें कोई लेटर भी नहीं मिला, राशन नहीं मिलेगा। परंतु चंडीगढ़ बात होती है, सरकार का कहना है कि जो लोग वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन या हैंडीकैप पेंशन, जो एक लाभ लेते हैं सरकार से, उनको दूसरा लाभ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, वो उन कुष्ठ रोगियों पर भी लागू होता है? हाँ, गवर्नमेंट पहले देती रही है, परंतु अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि हमारा 2.5 साल से तकरीबन कोई राशन नहीं मिला है। इस बार हमारी जो 19-20 के हमारी जो बन के गए थे पेपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रोक दिए गए जी। हम बहुत कोशिश में हैं, प्रयासरत हैं कि किसी तरह से इन लोगों को, ये एक फाइनेंशियल एड इन टर्म ऑफ राशन मनी है जी, 1100 रुपये पर मंथ, ये ना रोकी जाए, ये इनको रिलीज की जाए। हमारी सरकार से बार बार गुहार रहती है। इसके साथ ही एक बड़े दुर्भाग्य की बात है जी, जो मैं 1990 से काम करता हूँ, 30 साल के दौरान जो मैं देख पाया हूँ, 2014 में जो नई गवर्नमेंट आई भारतीय जनता पार्टी की जी, आज तक हमें तकरीबन हर दूसरे महीने हम पत्राचार करते हैं सरकार के साथ, माननीय चीफ मिनिस्टर के साथ, महामहिम गवर्नर महोदय के साथ जी, डायरेक्टर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। पिछले 7 साल के अंदर हमें किसी ने भी एक बार मिलने का अवसर नहीं दिया। और नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता, काम हमारा कम हो ज़्यादा हो जी, पर हमें मिलने का अवसर जरूर दिया जाता है। इन लोगों की बात जरूर सुनी जाती है जी, या चंडीगढ़ सुनी जाए या हरियाणा भवन सुनी जाए जी। और 7 साल में बड़े हमारे लिए बड़ा ये दुखद का विषय है जी जी कि इन लोगों की, इस सरकार को शायद परवाह कम है, क्योंकि राशन भत्ता भी दिया, परंतु 19 में राशन भत्ता रोक दिया गया जी। फिर भी हमारा प्रयास है, ये लोग 2015 में हमने सरकार को चेतावनी दी कि इन लोगों का राशन भत्ता बढ़ा दिया जाए, नहीं तो 2 अक्टूबर को हम हरियाणा भवन पर सत्याग्रह भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, तो जब 2 अक्टूबर 20 सितंबर के करीब डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग ने टेलीफोनिक बात की मुझे, भाई चंडीगढ़ आओ, बैठ के बात करेंगे जी। परंतु मैं किसी कारण नहीं जा पाया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, टैक्सेशन एडवोकेट हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर थी। मैंने मना कर दिया जाने के लिए। इन्होंने कहा अभी इन आदमी को भेज दो। मगर मैंने कहा भाई अगर ये आदमी ये काम कर लेंगे सारा, फिर मेरी क्या जरूरत इनको। बहरहाल ज्वाइंट डायरेक्टर बात हुई हमारी, ज्वाइंट डायरेक्टर 1 अक्टूबर को हरियाणा भवन आए जी। आने फरीदाबाद थे, परंतु उन्हें फिर मेरे से रिक्वेस्ट करी करनाड़ा कर, भाई आप मेहरबानी करके हरियाणा भवन आ जाओ, हम व्यवस्था कर देंगे बैठने की सारी, सब कुछ होगा, आपने कुछ नहीं करना, आप आ जाओ जी। हम यहाँ से 10 आदमी हरियाणा भवन गए, तो उन्होंने बताया ज्वाइंट डायरेक्टर ने, भाई मैं एक कमिटमेंट लेकर आऊँ कि आपका राशन भत्ता मैं डबल कर देंगे। अच्छा, 600 रुपये से 1200 कर देंगे। हमारी एक भूखंड की भी डिमांड थी, भाई हर आश्रम में जिसके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई हुड्डा की ज़मीन पे बैठा है, कोई एमशेफ की ज़मीन पे बैठा है, कोई रेलवे की ज़मीन पे बैठा है, कुछ लोग 1-2 आश्रम ऐसे हैं जिनको दानी लोगों ने ज़मीन दे दी है जी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो एक बात की कमिटमेंट है, मैं कमिटमेंट करके जा रहा हूँ। तो उन्होंने हमारा राशन 1200 रुपये का बात हो गई, परंतु कारण मैं नहीं जानता क्या फिर फाइनेंशियली कोई इम्प्लीकेशन आई कि वो राशन भत्ता 1200 के बजाय 1100 रुपये का लेटर मुझे मिला। अच्छा, हमने सोचा चलो जो मिल गया ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ भी जब तक प्रेशर ना करें, प्रेशर टैक्टिक्स ना अपनावें, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी जी जी। इन लोगों को जो 2006 में सभी को राशन भत्ता दिलवा, तब भी हमने हरियाणा भवन पर गए थे, हम घेराव किया था जी जी। बाहर बैठ गए हम, ये लोग तो कुछ कर तो सकते नहीं, बाहर बैठ जाते हैं, अपना गाना बजाना करते हैं, बैठे रहो, कोई आओ जाओ हरियाणा भवन में, क्योंकि हरियाणा भवन में सारे VIP आते हैं, इसलिए सरकार भी सोचते भी नहीं यहाँ से उठाओ। हाँ। हमने राशन भत्ता, पहले राशन भत्ता सभी का शुरू कराया, मान लिया पहले ही मिलता था 250 आदमियों को, फिर हमने उस टाइम तकरीबन 700 आदमियों का शुरू कराया। अच्छा। वो भी प्रेशर या इन लोगों के रोने धोने रुधन करने से
हरियाणा भवन पे घेराव करने से तब शुरू हुआ। और जब हमारा ये 600 का 1100 हुआ तब भी प्रेशर में हुआ हमारा। तो त्यागी जी, जैसे आपने बताया कि इनका परिवार भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका परिवार भी साथ रहता है, तो रोजगार के लिए क्या इनके लिए किया जाता है? ये क्या ये नौकरी कर पाने की स्थिति में होते हैं, या इनको लोग काम देते हैं कि नहीं देते हैं, किस तरह से? मैं मात्र कुष्ठ बाधित लोगों के बारे में बताऊंगा जी। कोई भी कुष्ठ बाधित की एज 40 से कम नहीं है। अच्छा। ये तकरीबन 40-45 या ऊपर के रेंज में चले गए हैं और दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है। नेचुरल जी। बीमारी से नहीं, नेचुरल डेथ होती है। अच्छा। और बीमारी से होती है तो बीमारी तो सभी को होती है। हाँ बिल्कुल, उसकी कोई विशेष बात नहीं। बिल्कुल। अब तक इन लोगों को रोजगार नहीं मिला, अब रोजगार करने की क्षमता इनमें नहीं है। नहीं है। हाँ, इनके बच्चे या इनकी औरतें वो कहीं ना कहीं रोजगार करते हैं। अच्छा। अपनी जीविका कमा लेते हैं। पढ़े लिखे भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, 10+2 मैट्रिक जो भी हैं जी, या कई ये कोर्स भी करे होते हैं, काम करते हैं, नर्सिंग का कोर्स करे होते हैं ऐसे जी। यहाँ पहले 2016 में डेथ होगी, एम ग्रुप होते थे, वो कम से कम भी इस संस्था के 35 साल प्रधान रही। अच्छा। बड़े इफेक्टिव होते थे। उनकी बेटी है, नर्सिंग का कोर्स किया, उनके जाने के बाद कंप्लीट हुआ, शादी होगी और आजकल वो एशियन हॉस्पिटल में सर्विस करती है। अच्छा। और भी कुछ बच्चे हैं ऐसे जो सर्विस करते हैं। संख्या दिन पे दिन इनकी घटती जा रही है जी। बीमारी के कारण ही वैसे घटती जा रही है, एज फैक्टर भी। अच्छा, आपने जो एक दवाई बताई MDT, तो जो थेरेपी है, सॉरी, उस थेरेपी के माध्यम से आपने कहा कि उससे आराम मिलता है इन लोगों को, तो क्या अब जो अभी लोग, और इसमें जो थेरेपी होती है इसके बाद कितना समय लगता है, और क्या ये जो अभी हैं कुष्ठ बाधित जो लोग हैं, आप कह रहे हैं, या कुष्ठ रोगी जो हैं, क्या वो सभी लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही? मल्टी ड्रग थेरेपी मेडिसिन 1980 में इसका ये इजाद की गई जी। उसके बाद से ये बीमारी घटनी शुरू होगी। जिसको ये एक बार पता लग जाएगा कि इस भला आदमी हाँ कुछ रोग से ग्रसित है, हुआ है जी, उसका इलाज शुरू हो जाता है। 6 महीने दवाई खाने के बाद उसको आराम मिल जाता है जी, फिर वो स्वस्थ परंपरा में आ जाता है। परंतु जो लोग अभी कुष्ठ बाधित हैं जी, मैंने कहा कि हरियाणा में 508 के करीब हैं जी, इनकी एज तकरीबन सबकी 40 से अबव है जी। अब इनको कुष्ठ रोग नहीं है। अच्छा, ये कुष्ठ रोग से तो ठीक हो चुके हैं। अच्छा, जब कुष्ठ रोग से ठीक हो जाते हैं जब ही उनको कुष्ठ बाधित कहा जाता है। अच्छा। परंतु कुछ एज फैक्टर हैं। हाँ, किसी को कोई हाथ में पैर में कोई डिफॉर्मिटी होगी, हाँ, अंगली चलेगी, पैर चलेगा, जी, इनको सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। हाँ, इनको पता नहीं लगता गर्म का ये कितना गर्म है, जब जलना शुरू हो जाए जब पता लगता है। जी। ये जो लोग अभी हैं फिलहाल मौजूदा हैं वो इस हालात में हैं। अच्छा। जो नया कोई बीमारी आती है, नए किसी को आती है, नया पेशेंट आता है, वो ठीक हो जाता है। तो इनका जीवन की या जीने की कोई समय सीमा भी होती है कि भाई इतने साल तक ही जीवित रहेगा? ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसा आ जाते हैं वो इस टाइप के बीमार हो रहते हैं शुरू से ही जी, सिंस बर्ती या बाद में हो जाते हैं कुछ बड़े बढ़कर जी। उनकी एक समय सीमा मानी जाती है कि भाई ये 25 साल से 20 साल तक ज़्यादा चलेगा नहीं। जी, या थैलेसीमिया के बच्चे हैं। जी, जी। थैलेसीमिया पर इतना जोर है बहुत ज़्यादा। हाँ। सरकार भी कर रही और पब्लिक भी कर रही, सामाजिक संस्थाएं कर रही, सामाजिक हाँ, व्यवस्थाएं बहुत हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबको पता है कि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, परंतु एक आदमी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ठीक बात है। सबको पता है कि थैलेसीमिया जो आदमी है ज़्यादा नहीं चलेगा। जी, जी, जी। मेरे भी कई जानने वाले थे, उनके बच्चे 20 की रेंज में जाके चले गए। लेकिन अभी भी थैलेसीमिया के ऊपर बहुत काम हो रहा है इसमें, परंतु थैलेसीमिया के बारे में बहुत काम हो रहा है जी, क्योंकि उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा हाँ। अभी 26 तारीख को
हमने भी, हमारी डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन ने जी अपने बार रूम में कैंप लगाया था रोटरी क्लब फरीदाबाद के माध्यम से जी, और 43 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ वहाँ। बहुत बढ़िया क्योंकि रोटरी क्लब केवल थैलीसीमिया बच्चों को ब्लड देता है, जी। उनके अपनी व्यवस्था की है उन्होंने। वो जो ट्रांसमिशन होता है ब्लड का अपने ही करते हैं और फ्री करते हैं। हाँ, तो उस संस्था को हमने ब्लड दिया अभी जी, हमारे जी, एडवोकेट्स भाई ने। जी जी जी। त्यागी जी, एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि कोविड का महामारी का दौर चला, 2 लहर हम अब तक झेल चुके हैं, उसके प्रकोप को झेल चुके हैं, तो क्या ये जो कुष्ठ रोगी जो आपने बताया कि 73 की संख्या है अपने फरीदाबाद के सेंटर पे, तो उन सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या अभी लगनी बाकी है? तो उस पर आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सभी के लिए बहुत आवश्यक है अभी। वैक्सीन ज़्यादातर लोगों को 1 डोज लग चुकी है। कुछ लोग हैं जो दूसरी डोज अभी लगनी बाकी हैं। अच्छा। दूसरा जी। मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने देहात में देखा जो बुजुर्ग आदमी हैं जी, वो गांव में भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, नहीं लगवा। ठीक ठीक बात। इसी तरह से कुछ आदमी यहाँ भी हैं, हाँ, आश्रमों में भी हैं, जी जो एक उम्र 70 से पार कर चले हैं। वो कहते हैं भाई हमने क्या करना है। यहाँ भी कहते हैं, ऐसे गांव में कहते हैं हमने क्या करना है। जी जी जी। तो परंतु ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जो इस कॉलोनी में फरीदाबाद की बात करूँ 60 परिवार के करीब हैं जी। 60 का मतलब है कि छोटे बड़े मिला के 300 आदमी है। अब 300 में केवल कुछ बाधित 73 हैं जी। 227 तो तकरीबन स्वस्थ हो गए। उनको तो वैक्सीन लग चुकी है, सेकंड भी लग चुकी है उनको तो जी। क्यों, उनको तो अभी जीने की चाह काफ़ी बाकी है। जी जी। बाकी ज़्यादातर इन लोगों को भी लग चुकी है। कुछ लोग अभी ऐसे हैं, अभी डरते डरते लास्ट में फिर ये पहली डोज ली है। सरकार ने इसका टाइम 28 से 42 से 56 से 84 दिन कर दिया। जी जी। यूँ कुछ लोग बकाया हैं बीच में। बाकी जहाँ हमारा आश्रम है जी, हर जगह कहीं ना कहीं सेक्टर 7 में 21 भी कहीं ना कहीं ये कैंप लगते रहते हैं। इनके लिए इनको कैंप में ही लेके जाते हैं या स्पेशली इनके लिए उनके आश्रम में कैंप लगता है? नहीं, वो 7 में कहीं ना कहीं लग जाते हैं, या वो कह देते हैं, डॉक्टर से बात की थी, वो कहते हैं भाई ये तो है ना सारे तो एक बार लगवाएंगे नहीं जी, एक मुश्त सब नहीं लगवाएंगे जी। अगर कोई आना चाहे तो अस्पताल में भी आके बता दे मैं कॉलोनी से आया हूँ, उसको हम वैक्सीन प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, प्रोएक्टिव कर देंगे जी जी जी। डॉक्टर ये भी अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये सब बाहर से आके अपने फरीदाबाद में बसे हैं या हरियाणा में आए, तो इनकी क्या पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, राशन कार्ड पे आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं? फिलहाल सभी के पास आधार कार्ड है। अच्छा। और जो यहाँ फरीदाबाद में निवास करते हैं आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, जिसकी वजह से उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसलिए उनको सुविधाएं मिल जाती हैं। जी जी। सर एक चीज़ और कि जब लॉकडाउन लगा 2020 में, तो काफ़ी समय लंबा लॉकडाउन रहा वो हमारे लिए, तो उस समय लोगों को, जब आम लोगों को बहुत खाने पीने की और इन सब चीज़ ज़रूरत की चीज़ों की बहुत कमी हो गई थी, तो इन कॉलोनीज़ में या जो आश्रम आप कहते हैं जिनको कॉलोनी कह रहे हैं, तो इन लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंच पाई उस समय? कोविड के दौरान जो इनके पास दान आता है, वेट भी आता है और ड्राई भी आता है, वो बहुत कम हो गया। अच्छा। क्योंकि लोग तो कोविड में सब घरों में छुपे बैठे थे, लॉकडाउन लग रहा था, बाहर निकलने की इजाजत लॉकडाउन नहीं भी थी। था, बाहर जाने लगते थे। मेरे बराबर संपर्क रहता था इनसे, फोन टेलीफोनिक। अच्छा। क्योंकि मैं भी बाहर कम निकलता था। जी जी। तो मैंने कई बार व्यवस्थाएं कराई इनकी, जैसे कि मैंने खुद अपने पास से की है, सरकार से कराई है, कई एनजीओ से कराई है, आरएसएस से भी कराई है। जी। जिन लोगों को पता है कि मैं कुछ रोगियों के लिए काम करता हूँ, वो कांटेक्ट मुझे खुद भी कर लेते हैं। जी जी जी। त्यागी जी हम कुछ देना चाहते हैं वहाँ, जी, हमें बता दो, या हम खाना देना चाहते हैं। आना जाना किसी ने कहीं नहीं, मैंने टेलीफोन कर दिया, भाई कल
अपना खाना बना लो जी। पैसे तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे करते हैं, फिर वो पैसे उनके खाते में भिजवा देते हैं, खाना बनाते हैं, वो फिर फ़ोन करते हैं बाबूजी खाना बनकर उन्हें भेज दो जिन्हें बांटना। अब ये कोई नहीं आएगा, कोविड का टाइम है, अपने आप बांट लो खा लो। ठीक बात है। ऐसे भी होता है। एक संस्था NGO दिल्ली में है, शाशा का हुआ इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन, अच्छा, जापानीज एसोसिएशन संस्था NGO बहुत बड़ी है। वो इन लोगों के लेप्रोसी के लिए हरियाणा में बहुत काम, पूरे इंडिया में बहुत काम करती है। मैंने उनको लेटर लिखा अप्रैल में, भाई जितने भी आश्रम है 18 आश्रम हरियाणा में, इनको सबको राशन मुहैया कराया जाए जी। ये लोग बड़ी परेशानी में है, क्योंकि अगर एक बार किट आ गई किसी परिवार में तो ये मान के चलो 10 दिन का काम चल गया उसका। जी जी। उनका जवाब आया कि इनसे कहो राशन वाले से जाके बात कर ले, हम कोटेशन ले ले और हमें कोटेशन भेजे जी। एक सेंटर था जो एक मैडम डील करती थी, वो अम्बाड़े से सभी सेंटरों में कोटेशन ली गई और फिर उन्हें दुकानदार से बात करी, अपना बता दिया। वो जो सामान था उनका तकरीबन 950 रुपये का था, किट बनी एक जो आटा दाल चावल तेल चाय वगैरह, वो 950 रुपये की किट बनी तकरीबन। उन्होंने उनसे कह दिया भाई फरीदाबाद की रिक्वायरमेंट 73 किट की है, 73 तैयार कर दो जी। पैसा कितना बन गया? पैसा इतना बनेगा, उन्हें खाते में ट्रांसफर कर दिया। इन लोगों को मुझे कहा उनसे भेज दो, मैंने कहा अपनी उठा लो दुकान से और बांट लो। उस संस्था से भी मैंने सभी 18 कॉलोनियों को जी राशन दिलवाया। जैसे कि एक संस्था है जगाधरी में, उन्होंने कहा जी हमें राशन नहीं चाहिए, हमें केवल मेडिसिन चाहिए। उनको मेडिसिन दिलवाई वहाँ से, उनको बता दिया गया भाई, उन्होंने अपनी लिख कर दे दिए भाई ये इस टाइप की हमें मेडिसिन चाहिए, उनको मेडिसिन मुहैया करा दी, उनको राशन नहीं लिया। और बहुत सारे कुछ कई NGO और थे जिन्होंने मुझे संपर्क किया, उनसे भी मैंने इनको राशन की सुविधा मुहैया कराई। या कुछ ऐसे भी आगे जिन्होंने कहा अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो पैसा दे देते हैं, तो इन्हें खाते हैं पैसे ट्रांसफर करा दिए गए जी। जितना कर सका मैंने बिल्कुल बिल्कुल सभी आश्रमों के लिए। तो त्यागी जी, क्या इन दोनों लहरों में, जो कोविड की जो 2 लहर आई, क्या इनमें किसी कुछ बाधित जो आप कह रहे हैं उनको क्या कोविड भी हुआ किसी को, या बचे रहे हैं अभी तक? ऐसा है कि कोविड के दौरान आदमी इनके जरूर कुछ गए हैं। अच्छा, कोविड की वजह से ही? कोविड की वजह से नहीं गई। अच्छा, नेचुरल हुई। अच्छा, क्यों जहाँ भी मुझे पता लगता था कि भाई फला चला गया, हमारी जो संस्था का सेक्रेटरी है वो रोहतक रहता है। अच्छा, रोहतक भी आश्रम है जी। कैशियर है वो सोनीपत रहता है, सोनीपत भी आश्रम में। जो हमारा एक स्टेट लीडर है वो अम्बाड़े रहता है जी। सभी लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, जिन्हें भी मेरे को बताया जी हमारे यहाँ ऐसी कैजुअलिटी होगी। मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी कोविड से नहीं, नेचुरल डेथ गया। अच्छा, तो मेरे सुनने में कुछ नहीं आया ऐसा कोई कोविड का मरीज नहीं, कोविड का मरीज कोई चला गया। अच्छा, चलिए त्यागी जी, अभी कुछ सवाल हैं लोगों के जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उनमें से एक सवाल है, प्रमोद मनोचा जी हैं ये, तो ये पूछ रहे हैं कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी आती है? क्या सरकार द्वारा इनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं? ये प्रमोद जी का सवाल। हाँ, मैं बताता हूँ जी। कुछ रोग की जो दवाई है सरकार फ्री देती है जी, इसका कोई खर्चा नहीं है। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा जी, एक बार उसका टेस्ट होगा, पता लगेगा भी सर कुछ रोग से ग्रस्त हो चुका है, और उसकी फ्री दवाई है, 6 महीने की दवाई फ्री मिलेगी जी। जैसे 1 महीने की बार दी, 1 महीने का बार दी, खर्चा कोई नहीं है इसका, दवाई का कोई इसका एक्सपेंसिस नहीं है। तो कितना एक्सपेंस आता है इनके ट्रीटमेंट में? नहीं, तो सरकार बियर करती है, हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी। अच्छा, क्योंकि जब फ्री सारा काम सरकार देती है जी जी, तो ये हमने कभी जानने की कोशिश नहीं कितना है जी। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मतलब कोई ऐसी आप जैसे आप तो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकता जी ने सही सुझाया है, तो क्या फरीदाबाद शहर से कुछ और कोई सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो इनके लिए काम करती हैं, आगे आई कभी? क्योंकि फरीदाबाद में बहुत सारी NGOs हैं।
फरीदाबाद से ऐसी कोई संस्था नहीं आई है अभी आगे जो इनके लिए काम करे, अच्छा जबकि हम चाहते हैं जी, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है हम चाहते कोई आए, जी। आगे बढ़े, काम करे। क्यों मैं 69 का हो चुका हूँ, जी, तो मेरी भी क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक बात तो मैंने बताया 31 साल का अरसा होगा मुझे इनके लिए काम करते हुए। जी 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 मेरी भी क्षमता कम होती जा रही है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई आगे आए, बढ़े जी, और मैं उसे समझाऊं, उसको जिम्मेदारी दूं। दो बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया चाहता बात है। जी 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 बिल्कुल, हम भी कोशिश यही करेंगे कि कुछ ऐसा हम अपने न्यूज़ एंड शेयर के माध्यम से आपके साथ में किसी को जोड़ सकें जो कि लोगों के लिए काम करें। तो और यह बहुत आवश्यक है क्योंकि एक व्यक्ति इंडिविजुअल इन लोगों के लिए जीवन भर काम नहीं कर सकता और पूरा भार नहीं उठा सकता। अच्छा त्यागी जी, एक चीज़ और सुनने में आती है जी, कहते हैं कि कुष्ठ रोग का जो यहाँ पर आश्रम है, जो कॉलोनी है, उनके पास उनकी मदद के लिए जो राशन जाता है, उस राशन को वो कहते हैं कि या तो फेंक देते हैं या बेच देते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो क्या इतनी अधिक मात्रा में इनके पास राशन और ऐसी चीज़ें पहुँच जाती हैं कि इस तरह की नौबत आ जाए कि उनको बेचते हैं फिर? ऐसा जी कभी कभी ऐसा हो जाता है जो ड्राई राशन आता है जी, ड्राई राशन, क्योंकि इनके यहाँ अगर तकरीबन क्या होता है कि गिल्ला राशन देने वाले मिलते रहते हैं। सुबह का नाश्ता मिल जाता है, कई बार शाम का खाना मिल जाता है, कई बार दोपहर का मिल जाता है, किसी के दिन तीनों टाइम का खाना फरीदाबाद मिलता है। ये केवल मैं फरीदाबाद की बात करूँ स्पेसिफिक जी, और जो दूसरा आश्रम है वहाँ नहीं है। अच्छा, ना वहाँ इतना डोनेशन आता। अच्छा फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जी, जो यहाँ डोनेशन ज़्यादा आता है, अच्छा, और किसी शहर में इतना नहीं आता। मुझे हर जगह का पता है। जी जी, कई बार क्या होता है कि इन लोगों में डोनेशन, ये जो ड्राई राशन है, ज़्यादा आ गया, अच्छा, और इसमें आपस में बांटते रहते हैं। क्योंकि ये लोग जैसे कि चावल ज़्यादा खाते हैं, आटा भी कम खाते हैं, अच्छा, मीठा कम खाते हैं। अच्छा, मान लिया कोई सरप्लस चीनी होगी जी 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 जी, और किसी के घर में, सबके घर में नहीं, किसी के घर में या कोई सरप्लस आटा होगा, थोड़ा बहुत ये किसी और को दे देते हैं, बेच देते उसे ये कह लो सेल कर देते हैं, कैसे करते हैं। ये दान तो क्या करेंगे बेचारे, दान की चीज़ को, ठीक है, पर किसी ना किसी को दे देते हैं, उसे थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं। जी जी, क्योंकि बगैर वो घर में पड़ा सड़ता रहे, हाँ उससे भी ठीक है, कम से कम क्योंकि इनकी और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है रिक्वायरमेंट उससे। पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ऐसा नहीं है कि भाई राशन फेंक देते हैं, कुछ नहीं कर देते हैं। कुछ लोगों को मैं अपील करूंगा समाज से, तकलीफ कहाँ आती है। एक सज्जन 2 दर्जन केले लेकर चला गया वहाँ, जी, वो कहता जी मेरे केले बंटवा दो। अब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 65 परिवार हैं, हम किसको केले बंटवाएं। वो कहते हैं आप केले हमें दे दो, स्टोर इनका बाकायदा, उसमें रख देते हैं और आ जाएंगे जब हम बांट देंगे। अगर वो यूं कहने लग जाए नहीं मैं तो बंटूंगा, वो 24 केले किसको देंगे। वो कुछ लोग इस टाइप के हैं, उनमें ये गलत भ्रांति है कि ये सामान फेंक देते हैं। फेंकते नहीं है, वो रखते हैं लेके, जब और सामान कुछ आ गया उसके साथ बांट देते हैं। वेस्टेज वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो त्यागी जी इसके अलावा चलिए, ये तो हमारी कुष्ठ रोगियों के ऊपर काफ़ी चर्चा रही और जिसके ऊपर आपका मेन फोकस है, जिसके ऊपर आप मेन काम कर रहे हैं। इसके अलावा और सामाजिक रूप में किस तरह का योगदान आपका समाज को और रहता है? चौधरी साहब, मैं मेडिकल में भी काम करता हूँ जी, मैं मेरा सब्जेक्ट केवल आईज है। अच्छा, 2009 में मैंने पहला आई कैंप लगाया था अपने गांव में, अपने गांव से शुरुआत की जी। मेरा गांव सोनीपत में है जी, क्योंकि मेरा बेटा आई सर्जन है। अच्छा, फिलहाल उसका अपना हॉस्पिटल है, अच्छा, परंतु हॉस्पिटल उसका गाजियाबाद है। अच्छा जी, तो वो जहाँ का लिखा वहीं चला जाता आदमी। ठीक बात है। तो 2009 से मैंने आई कैंप लगाने शुरू हुए और 2016 तक बराबर कैंप लगाए। अच्छा, मेरा तकरीबन ये रहता था क्वार्टरली एक कैंप लगाऊं। मेरा टारगेट उस टाइम ये था कि भाई कम से कम 100 आदमियों की मैं सर्जरी कराऊं जी, लेंस लगवाऊं उनको। सब काम फ्री होता था। अच्छा, और मेरे पास मैं कई हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ कि मेरा काम वहाँ निःशुल्क होता है आज भी।
अच्छा। कभी कभी जो मेरी इच्छा होती है मैं अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उनको देता रहता हूँ। आज भी ये पोजीशन है जी। 2016 में हरियाणा गवर्नमेंट ने कैंप बैन कर दिए। उसके बाद भी हमारे जो 4 कैंप थे वो फिर 2 कैंप शुरू हो गए लगने साल के। अब 2020 और 21 मार्च 20 में कोविड आ गया था जी। लास्ट कैंप हमने 2019 में लगाया। अच्छा। उसके बाद हमने कोई कैंप नहीं लगाया। परंतु फिर भी मैं तलाश करता रहता हूँ कि मेरे को कोई ऐसा आँख वाला पेशेंट मिल जाए जी जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कमज़ोर हो जी, और मैं उसकी मदद करता हूँ जी जी। फिर भी एवरेज मंथली मुझे कहीं ना कहीं से ट्रेस आउट हो जाता है। चलिए। और कई जिसमें मैं चावा कराता हूँ। जी 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 जी। ये भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा मुझे एक आपसे बात करते करते याद आया कि ये जो कुष्ठ रोगी पे जिस पे हमारी चर्चा चल रही थी, उनका जो परिवार होता है, जैसे मान लीजिए किसी कुष्ठ रोगी के बीवी और बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों की एजुकेशन के लिए किस तरह से मदद हो पाती है? क्योंकि वो जो उनका पिता है वो तो काम कर नहीं सकता, अर्निंग सोर्स बिल्कुल बंद है, तो उस बच्चे के जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, उसके जो पढ़ाई के खर्चे हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपकी तरफ से उनको मदद मिलती है या गवर्नमेंट उनको मदद देती है? क्या रहता है उसमें? इन लोगों के लिए कुछ चैरिटेबल संस्थाएं हैं जी, उन्हें स्कूल खुले हुए हैं जी, जैसे कि यहाँ नज़दीक देहरादून खुला हुआ है। अच्छा। और कई जगह खुले हैं। क्या आपने फरीदाबाद में भी है ऐसा? नहीं। अच्छा, फरीदाबाद वो खुले हुए हैं। अच्छा। ये बच्चे वहाँ जाके अपने, शायद बरेली में भी हैं, अच्छा, वहाँ अपनी एडमिट कराते हैं। ज़्यादातर खर्चा वही वहन करते हैं इनका पढ़ाने का। हाँ जी। थोड़ा बहुत मात्र खर्चा ये भी दे देते हैं। जी जी जी। ज़्यादातर वहीं से होता है, जो बच्चे पढ़ने लायक है वहाँ भी चले जाते हैं। जी जी। और अब तो ये वो चला है कि इनके बच्चे स्वस्थ हैं, यहाँ के स्कूल में पढ़ते हैं। इनके बच्चे को ट्रेनिंग भी करते हैं, जब नर्सिंग की ट्रेनिंग कर ली, फिर जॉब पे भी चले जाते हैं जी। फैक्ट्री में भी चले जाते हैं जॉब पे, या कोई डिप्लोमा वगैरह कर लिया, फिर आगे बढ़ जाते हैं जी। किसी जॉब में चले जाते हैं। कुछ हरियाणा में सरकारी जॉब में भी हैं। अच्छा। गुड़गांव में इनको उसमें क्या नाम, नगर निगम में स्वीपर की नौकरी दी गई थी। अच्छा। और फरीदाबाद में भी एक हैंडीकैप्ट को एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी दी गई थी। बहुत बढ़िया, प्योन लगाया, बहुत बढ़िया। उसको वहाँ नौकरी मिली। जी। कुछ लोग सरकारी नौकरी में भी हैं परंतु कम है। और ऐसे ही जो कुछ बाधित भी हैं, कुछ काम करने लायक हैं, कोई रिक्शा पुलिंग करता है जी, कोई किसी ऐसा भी है, कोई किसी वकील के पास काम कर लेता, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, ऐसे काम भी मिल जाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि खाली दान पे ही है ये, ज़्यादातर दान पे है, परंतु अपने दूसरे दान तो केवल खाने के लिए मिलता है। इनके और भी तो जरूरत है इनकी शरीर जी, अपनी रहने की, बिल्कुल, वो पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने करना पड़ता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है त्यागी जी की। और बड़ा अच्छा इनसे बात करके लग रहा है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्होंने बातें बताई हमें, जो कि हमें कुष्ठ रोगियों के बारे में नहीं पता था। और कुष्ठ ये एक बीमारी है, ये कोई छुआछूत की नहीं है, मैं आप सभी को बता दूं। और सर ने भी ये चीज़ आप सबको बताई है कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनके साथ भेदभाव ना करें, उनकी मदद के लिए आगे आएँ, क्योंकि उन सभी को आपकी मदद की ज़रूरत है। और पूरे देश में एक बहुत छोटी सी संख्या अब इस बीमारी ग्रस्त लोगों की रह गई है, बहुत ज़्यादा तादाद में ये लोग नहीं हैं। अगर आप इनका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, जिस तरह से त्यागी जी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से जड़ से यह बीमारी हमारे देश से ख़त्म ही हो जाएगी। वैसे तो कहते हैं कि फरीदाबाद दिल वालों का शहर है और दान देने में हमारे यहाँ के दानवीर सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही चीज़ और ज़रूरत के हिसाब से अगर दान की जाए तो मुझे लगता है कि वो उनके भी काम आएगी और आपका दान दी हुई चीज़ का फ़ायदा भी होगा। तो कोशिश कीजिए, जैसे सर ने आपसे अपील की है कि जो भी फरीदाबाद में एनजीओज़ बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे बिंदुओं पे काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार से मदद लोगों की करते हैं, तो आप इनसे जुड़ें, इनसे संपर्क करें
माफ़ी चाहूँगा, आप एडवोकेट भी हैं, तो इनसे जुड़कर कदम से कदम मिलाकर उन कुछ जो थोड़े से 73 जो हमारे फरीदाबाद, हम सबसे पहले अपने फरीदाबाद की बात करते हैं, तो हमें अपने फरीदाबाद को बिल्कुल क्लीन करना है ताकि यहाँ जो रह रहे कुष्ठ रोगी हैं उनकी बीमारी ख़त्म हो सके और उसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई भी कल को ऐसा रोगी ना आए। तो सर बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके। हाँ जी 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 प्लीज़ प्लीज़ मैं 2 मिनट लूँगा। जी जी जी। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं चैनल के और आप सभी के माध्यम से सरकार की तरफ मुखातिब होता हुआ 2-4 बातें करना चाहूँगा। जी प्लीज़। कि हरियाणा गवर्नमेंट जो बराबर इनको 1100 रुपये पर मंथ और पर इनमेट्स राशन भत्ता देती थी, अप्रैल 2019 से अब तक राशन भत्ता नहीं मिला है। मेरी गुजारिश है सरकार से और आप लोगों से भी जो आप में सक्षम हैं, मेरी इस बारे में कोई मदद कर सकते हैं, सरकार से राशन भत्ता रिलीज करवाने की इन लोगों की सहायता करें। दूसरा, हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली में राशन भत्ता 300 रुपये 3000 रुपये पर मंथ पर व्यक्ति मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2500 रुपये पर मंथ पर व्यक्ति मिलता है। अच्छा। मेरी ये भी सरकार से निवेदन है, काफ़ी समय से पत्राचार चला हुआ है कि इन लोगों का भी राशन भत्ता बढ़ा दिया जाए। जी। तो हमारे हरियाणा में अभी 1100 रुपये। 1100 रुपये। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा, इसमें कोई इसको अदरवाइज ना ले जी। ये कोई ना किसी पार्टी की बात है। बहुत पहले गवर्नमेंट में राम नायक जी पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते जी। वो पीछे 5 साल उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे हुए हैं। वो भी हमारे साथ इन पड़ोसियों के साथ जुड़े हुए थे। हम और वे सभी कभी बेंगलोर, कभी पूना, कभी बम्बई, कभी कहीं मीटिंग में जाते थे। जैसे हम बैग लेकर जाते थे वो भी बैग लेकर आते थे जी। खैर माननीय महामहिम हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट राज्य के जी। क्योंकि उन लोगों को इन कुछ रोगियों की परेशानियों का पता था। उनके समय में ये जो 2500 रुपये पर मंथ प्रति व्यक्ति राशन भत्ता हुआ, माननीय राम नायक जी के समय से हुआ, उनके प्रयास से हुआ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो हरियाणा में जब से ये सरकार आई है, मेरे ख्याल में 3-4 गवर्नर साहब हैं जी, हमें कभी मिलने का समय नहीं दिया। जो मौजूदा गवर्नर हैं उनसे भी हमने समय मांगा हुआ है। तो मैं निवेदन करता हूं कि इस बारे में भी आप भाई में से, जो भी पब्लिक में से, आप में से जी, सब आप हमारे भाई हैं, कुछ सक्षम हैं, हमारी मदद करें जी। दूसरा इशू है कि जिन लोगों के पास मकान के लिए ज़मीन नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि धर्मशाला, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर या कोई चैरिटेबल संस्था उनको फ्री ज़मीन देती है। फरीदाबाद में भी ताज़ा 2 साल में कई जगह ज़मीन दी गई हैं जी। मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा जी, परंतु मैं ये निवेदन ज़रूर करता हूँ कि इन लोगों को भी अगर ज़मीन मिल जाए, पहली बात तो ये लोग शहर के बाहर चले जाएंगे, ठीक बात, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी जी। फिर अपने ये सुख शांति से अपने मकान बनाकर रहेंगे। क्योंकि मैं पर्टिकुलर फरीदाबाद के बारे में बात करता हूँ। फरीदाबाद में इतने दानी लोग हैं, इनके पास अगर ज़मीन अपनी हो जाती है, मकान इनके अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक बात, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक बात है। तीसरा है कि सिविक फैसिलिटी, जो नागरिक को, आम नागरिकों की सुविधाएं मिलती हैं, इनका सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में कोई कोटा नहीं है जी। कम से कम जैसे कि सभी का कोटा है, इनका भी कुछ कोटा 1% हो या 2% हो, फिक्स होना चाहिए। हम काफ़ी दिनों से प्रयास करते हैं, सरकार के साथ हमारा पत्राचार है। कोई एजुकेशन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की, इस तरह की सुविधा जो है आम नागरिक को मिलती है, इनको भी मिलनी चाहिए जी, ताकि ये भी हमारे मुख्य धारा में आ सके। ठीक बात है।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरा निवेदन है सरकार से भी और आप भाइयों से भी निवेदन है कि मेरी सहायता करें कि जो इस प्रांत के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और जो राज्यपाल है महामहिम दत्तात्रेय जी, उनसे भी मेरी मुलाकात इन्हीं लोगों के साथ हो ताकि ये लोग अपनी समस्याएं उनके आगे बता सकें, खुद बता सकें, और सरकार का ध्यान उधर तरफ जाए और इनका जो सरकार ठीक समझे, उचित समझे, जिस लायक इनको समझे, इनकी मदद की जाए। जी जी, धन्यवाद। जी, इन्हीं शब्दों के साथ नहीं, मैं बिल्कुल। आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, जी। जिन सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। जी, और चौधरी साहब बैठे हैं मेरे साथ, मैडम एकता बैठी है, जी, इन्होंने मुझे अवसर दिया, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, स्टाफ का भी धन्यवाद करता जी, हूँ। जी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल हम भी सर की बात को आगे बढ़ाते हुए सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि कोशिश करें कि कुष्ठ रोगियों को भी एक मुख्य धारा में लाया जाए ताकि इनको भी उनका जो उचित हक है वो उनको मिल सके, क्योंकि जब आम लोग तो उनके साथ भेदभाव करना तब छोड़ेंगे जब सरकार उनके साथ भेदभाव करना छोड़ दे, क्योंकि सरकार ने भी कहीं ना कहीं उनको अछूता रखा है, उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। इसलिए कहीं ना कहीं हम जैसे आम लोग भी उनके साथ में भेदभाव करते हैं। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपकी आवाज़ को आला कमान तक पहुंचा सकें ताकि इन सभी लोगों के लिए वो सुविधाएं इनको मुहैया हो सकें। तो आप आज की चर्चा आपके साथ में हमारी बहुत अच्छी रही। थैंक यू। बहुत से लोगों को आज, क्योंकि इन कुष्ठ रोगियों को लोग भूल चुके थे, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज वो सभी की जो मेमोरीज़ हैं वो ताज़ा हो गई होंगी और इन लोगों की तरफ दोबारा से लोग ध्यान देंगे। और फरीदाबाद के एनजीओ और जो क्लब्स हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि कृपया इतनी जब सारी चीज़ों पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इनकी मदद के लिए भी आगे आइए। तो इसी तरह से कल फिर से हम किसी न किसी और ऐसे ही खास मेहमान के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ NCR। धन्यवाद, नमस्कार।